सामने से घर आता दिखा। सुबह सुबह उसे यहाँ देखकर हीर हैरान रह गई। वह आखिर यहाँ क्यों आया था? सबसे पहला ख्याल हीर के दिमाग में यही आया। वह इतना तो अच्छे से जानती थी कि बिना मतलब के तो वो यहाँ नहीं आएगा। जरूर उसका खुद का कोई काम होगा, तभी वह यहाँ आया था। और हीर को अब वही तो जानना था, और वह सिर्फ घर भी बता सकता था। हीर ने उसे देखकर कहा, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? वह भी इतनी सुबह सुबह। तुझे मेरी याद कैसे आई? कुछ काम था क्या तुझे? पक्का अपना कोई काम निकलवाना होगा, तभी तो यहाँ आया है। वरना तू मुझे याद कर ले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो एक ही सांस में सब भूल गई। गर्व ने मुंह बनाकर कहा, ज्यादा नहीं बोल रही है तू? मैंने जितना तेरे लिए किया उतना किसने किया है बताओ? तेरी हर बात मानता हूँ, तेरा हर काम करता हूँ, हर कांड में साथ देता हूँ, फिर भी तू यह बोल रही है, देख लिया तेरा भी प्यार। ही ने उसे आंखें छोटी छोटी करके घूरा और उसके कंधे पर मारते हुए बोली, ज्यादा बकवास मत कर और बता क्या हुआ? ऐसा भी कौन सा काम आन पड़ा जिसके लिए खुद तुझे यहाँ पर आना पड़ा? गर्व ने कुछ देर उसे और घूरा और अगले ही पल उसके दोनों हाथों को पकड़कर दांत दिखाते हुए बोला, देख मैंने तेरे लिए मिही जीजू की शादी उस रीवा से होने से बचाई थी। यहाँ तक कि हम सबने मिलकर उसे किडनैप तक कर लिया था। तो अब तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू कहीं पर मेरा भी टाका फिक्स कर दे। हीर उसे घूरने लगी। वह उसकी बातों से हैरान थी। उसने उसे देखते हुए कहा, बातों को गोल गोल घुमाने से अच्छा है कि तुम मुझे साफ साफ बता दे, तेरे कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब कि तेरा टाका फिक्स करना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुझे पसंद आ गई है? गर्व ने इधर से उधर देखकर कहा और फिर जल्दी से कहा, पसंद तो आ गई है यार, और ऐसे पसंद आई है कि दिल जिगर गुर्दे फेफड़े हर जगह पर बस गई है। बस तू थोड़ी सी मदद कर दे, तेरी मेहरबानी होगी तो मेरा भी घर बस जाएगा। यह कहते हुए गर्व ने मासूम सा चेहरा बना लिया। हीर ने उसे घूरते हुए कहा, एक मिनट, तुझे कौन पसंद आया यह तो बताओ। गर्व जल्दी से बोला, तेरी ननन श्री, कुछ भी करके मुझे उसके साथ सेट कर। हीर ने उसे घूरते हुए मुंह बनाकर कहा, सेट कर? अरे हलवा थोड़ी ही है, और क्या पता उसे तू पसंद हो या फिर ना हो। हलवा नहीं है तो हलवा बना। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तेरे लिए इतने पापड़ बेले, सबको कन्विंस किया ताकि तेरी शादी मिही जीजू से करवा सकूं। तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? उसने बेचारगी से कहा। हीर हैरान परेशान सी उसे देखने लगी तो नौटंकी करते हुए मुंह बनाकर बोला, वाह, इसे कहते हैं एहसान फरामोश। अरे मैंने बिना जीजू को पता लगे उनकी शादी तोड़वा दी। इतनी सारी प्लॉटिंग करी सिर्फ इस दिन के लिए ताकि तू मेरी मदद ना करे। तभी पीछे से मिहिर की आवाज़ आई, क्या कहा तुमने? तुम लोगों ने मिलकर मेरी शादी तोड़वाई ताकि मेरी शादी ही से हो सके? उसकी आवाज़ सुनकर वह दोनों तो हैरान ही रह गए। उन दोनों ने उस तरफ देखा। मिहिर सीढ़ियों के पास खड़ा उन दोनों की बातों को सुन रहा था। हीर उसे देखकर घबरा गई।
वह नहीं समझ पा रही थी कि उसे कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। और इस वक्त मिहिर के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छे नहीं लगे थे। मिहिर घर के पास आते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोगों ने मेरी और हीर की शादी प्लॉटिंग करके की। जो लड़की पहले आई थी उसका किडनैप करवाया। चल क्या रहा है आखिर यहाँ पर? गर्म ने उसे देखकर कहा। अरे जीजू चिल करो यार, मेरी दीदी से शादी हो गई ना आपकी, क्या फर्क पड़ता है पहले वाली कहाँ गई और कहाँ नहीं। मिहिर ने गर्भ को घूरा और फिर सख्त आवाज से कहा, तुम रुको, मैं जरा इस बारे में अध्याय से एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता हूँ। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। गर्भ और हीर ने दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मिहिर को। तभी गर्भ फिर से बोला, क्या बताओगे आप उन्हें? वह तो खुद हमारे साथ मिले हुए थे, उन्हें सब पता है। यह सुनकर तुम्हें ही और भी ज्यादा हैरान रह गया। उसे इस बात की तो उम्मीद नहीं थी कि उसने हीर को घूर कर देखा तो हीर और ज्यादा घबरा गई। उसने गर्भ को देखकर कहा, गर्भ बकवास बंद कर तू और अभी के लिए घर जाओ, हम ना बाद में बात करते हैं। गर्भ ने उसे देखा और बोला, अरे ऐसे कैसे यार, देख तू अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। हीर ने उसे देखते हुए कहा, हाँ मैं समझ गई, तो घर जाओ, भी अभी होगा, हम बाद में बात करेंगे। उसने गर्भ को जैसे तैसे वहां से घर भेज दिया। गर्भ के जाने के बाद हीर ने मिहिर की तरफ देखा, लेकिन मिहिर बिना कुछ बोले बाहर की तरफ बढ़ गया। अंदर ही अंदर हीर घबराने लगी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक यह हो तो हो क्या गया। मिहिर को क्या जवाब देगी वह? उनका रिश्ता पहले से ही कुछ इतनी खास मजबूत पकड़ नहीं पाया था, ऐसा हीर को शुरू से ही लगता था। वजह यह थी कि वह तो मिहिर को पसंद करती थी, लेकिन मिहिर के दिल में क्या था यह अब तक उसे नहीं पता था। इसी वजह से उसका घबराना लाजमी था। हीर उसके पीछे पीछे चल दी। उसकी ना तो कुछ पूछने की हिम्मत हो रही थी और ना ही उससे कुछ कहने की। मिहिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। काल में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों शांत थे। हीर जितनी घबराई हुई थी, मिहिर चेहरे पर उतने ही शांत भाव थे और हीर उसकी इसी खामोशी से और भी ज्यादा घबरा रही थी। वह दोनों ऑफिस पहुंचे। मिहिर चुपचाप अपने केबिन की ओर चला गया। हीर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। वह भी चुपचाप जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई और फिर वह अपना काम करने लगी। वह परेशान थी, लेकिन कहती क्या, गलती खुद की थी और अब तक यह बात मिहिर के सामने कभी भी नहीं आई थी। और अब आई भी तो इस तरह से कि हीर को लग रहा था कि अब शायद मिहिर उस पर बहुत गुस्सा करेगा और ना जाने उसके रिश्ते का क्या ही होगा। इधर मिहिर अपने केबिन में बैठा और ही कुछ सोचे जा रहा था। उसने अपनी मीटिंग की तैयारी की और फिर बिना बताए हीर को बाहर की ओर निकल गया। हीर को तो पता ही नहीं था कि वह गया कहाँ है। वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। इधर मिहिर मीटिंग के लिए पहुंचा तो पहले ही कबाड़िया से टकरा गया। उसका मूड पहले ही खराब था और फिर कबाड़िया को देखकर और भी ज्यादा हो गया। कबाड़िया उसे देखकर कहा, मिस्टर शेखावत, आज आप अकेले आए हो?
आपकी असिस्टेंट आपके साथ नहीं आई? मिहिर ने गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए उसकी कॉलर पकड़कर कहा, पत्नी है वो मेरी। बेहतर होगा कि उससे दूर रहो, वरना तुम्हारे दांत तोड़ने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसकी बात से कपाड़िया तो हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि मिहिर ऐसा भी रिएक्ट कर सकता था। मिहिर ने उसे झटक दिया और फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। कबाड़िया कुछ पल उसे घूरता रहा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। वह अंदर जाने को हुआ कि तभी एक वेटर से टकरा गया और वेटर के हाथ में मौजूद ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर गई। उसने घूर कर वेटर को देखा और फिर चिल्लाते हुए कहा, यू इडियट, दिखता नहीं है, अंधे हो? और वहां से चिल्लाते हुए निकल गया। आज अध्याय भी मीटिंग में मौजूद था। मिहिर जब आकर बैठा तो आते ही अध्याय को वह घूरने लगा। अध्याय को अजीब लगा। उसने उसे देखकर कहा, क्या हो गया? आखिर ऐसे क्यों देख रहे हो? आज से पहले तो तुम्हें ऐसे घूरते हुए मैंने कभी नहीं देखा। किसी बात का गुस्सा है क्या? मिहिर उसके पास आया और उसे देख बोला, कम से कम मैंने तुम जैसे मैच्योर आदमी से तो ऐसे बच्चों वाली हरकतों की उम्मीद नहीं की थी। अध्याय उसकी बातों को सुनकर हैरान था। वह किस बारे में बात कर रहा था, उसे तो कोई आइडिया भी नहीं था। अध्याय ने उसे देखते हुए कुछ हैरानी से कहा, तुम क्या बोल रहे हो मिहिर? मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया? तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे करवाने के लिए एक लड़की तक को किडनैप करवा दिया। यहाँ तक कितनी प्लानिंग की तुम सब ने। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि तुम भी इन सब में हीर का साथ दे सकती हो। मीर ने उसे घूरते हुए कहा। अध्याय आंखें फाड़े उसे देखने लगा। वह तो इन सब के बारे में भूल भी चुका था और आज मिहिर को यह पता लग रहा था। बेचारा अध्याय क्या ही कह पाता। क्या वह उसे यह कहता कि अपनी बीवी के प्यार में और उसके इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से वह इन सब का पार्ट बन गया था। उसने गहरी सांस भरी और उसे देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देखो, शादी तो तुम्हें वैसे भी करनी थी, चाहे वह किसी से भी होती। अब ही से हो गई है तो क्या ही फर्क पड़ता है। और देखा जाए तो वह तुम्हें पसंद भी तो करती थी। और जो पहली लड़की की तुम बातें कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। ऐसे में तुम उसकी शादी करके क्या उखाड़ लेते? उल्टा तुम्हारी जिंदगी ही खराब होती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी मेरी बहन से हुई है। मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं से भी तुमसे बेहतर लड़का अपनी बहन के लिए कभी भी नहीं ढूंढ सकता था। अध्याय के जवाब ने मिहिर को स्पीचलेस कर दिया। उसके पास तो अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन फिर भी उसने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या तुम मुझसे सीधे सीधे बात नहीं कर सकते थे? यह क्या बच्चों की तरह हरकत की थी? कि तभी राम एंटर हुआ। उसने सब लोगों को देखा। सब लोग अपने अपने चेयर के पास खड़े हैरानी से अध्याय और मिहिर को बस देखे जा रहे थे। राम को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वहीं सब लोगों के चेहरे पर अजीब तरह के एक्सप्रेशन थे, मानो वह जो सामने देख और सुन रहे थे उन सब पर उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। उन सबको नहीं पता था
कि इन दोनों आदमियों की ऐसी भी पर्सनालिटी थी कि वह इतना सब कुछ बोल और कर भी सकते थे। राम ने उन दोनों के पास आकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? यह सब तुम दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब तुम यहाँ पर कोई जोकर तो हो नहीं कि जो सब तुम्हें ऐसे देख रहे हैं। अध्याय ने उसकी बात को इग्नोर किया और फिर मिहिर को देख बोला, यह भी साथ में मिला हुआ था। जो कहना है, जो पूछना है, इससे पूछो। सारे कांड तो इसने, इसकी बीवी ने और गर्भ ने मिलकर डिसाइड किए थे। मेरा सिर्फ और सिर्फ इसमें साइड रोल था। राम हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। उसे तो पता भी नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा था। राम ने अध्याय को देखकर कहा, ये किस बात का इल्जाम मेरे मत्थे मर रहे हो तुम? मैंने क्या किया है आखिर? ये कहते हुए राम अध्याय को घूर कर देख रहा था। लेकिन अध्याय बेहद ही शांत था। वहाँ उस मीटिंग रूम में मौजूद हर एक आदमी उन तीनों आदमियों को बस अजीब ही तरह से देख रहा था। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ इंटरेस्टिंग ही चल रहा था और उन सब के लिए यह किसी टीवी सीरियल के ड्रामे से कम नहीं था। लेकिन हाँ, इसमें एक बात यह भी थी कि उसमें से किसी को भी उनकी साइड के बारे में पता ही नहीं था। राम की बात का जवाब मिहिर ने देते हुए कहा, मेरी शादी? आप सबने मिलकर क्या गड़बड़ी की उसमें? यह सुनकर तो राम भी शॉक्ड रह गया। उसे भी अंदाजा नहीं था कि मिहिर को यह पता लग जाएगा। राम ने एकदम से हकलाते हुए कहा, तुम्हें किसने बताया इस बारे में? तुम्हें पता कैसे लगा? और यार, पता लग गया है तो क्या हो गया? वैसे भी शादी तो हो ही चुकी है, तो क्या ही बदलेगा? मिहिर राम को अब खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। तो राम ने मुंह बनाकर कहा, देख मेरे भाई, घूरने से कुछ नहीं होगा। तेरी शादी हो चुकी है, ही तेरी बीबी है और इस बात को कोई भी नहीं बदल सकता। ना तो तू और ना ही मैं, ना अध्याय और ना ही खुद हुई। तो क्यों फालतू का झमेला करना है? और वैसे भी हम सब ना बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। चलो बैठकर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा ही तो वेट कर रहे थे सब लोग। देखो, यह सब हमें ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे इन्होंने जो कर देख लिया हो। उसके यह कहते ही उन दोनों ने भी सबकी तरफ देखा और बाकी सारे लोग हड़बड़ा कर तुरंत इधर से उधर देखने लगे। मिहिर को भी अभी यही ठीक लगा और सब बाद में बैठकर अपने मीटिंग में ही बिजी हो गए। इधर घर पर बानी, सिया और निष्ठा एक साथ बैठे थे और तीनों ही चॉकलेट को खा रही थी। सिया ने निष्ठा को देखकर कहा, वैसे जो भी हो, तुम उस आदमी को जो सन की कहती हो वह सच में ही सन की है यार। मतलब इतने सारे चॉकलेट केक प्रेस्टीज कौन लाता है? निष्ठा ने मुंह बनाया और बोली, आप यह मत सोचना कि मैं उसे कोई पसंद करती हूँ इसलिए यह सब रखा है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं चॉकलेट और मेरी फेवरेट चीज़ों के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अध्याय ने कहा था कि वह सारी चॉकलेट ले जाएगा और मुझे दूसरी ला कर देगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। बानी ने हंसते हुए बोला, अच्छा यह बात है, तो जनाब को जलन हो रही थी इसलिए कल मुझसे भी केक छीन कर ले जाने की कोशिश की गई थी।
निष्ठा उसे देखने लगी तो बानी ने हंसते हुए उसे सारी बात बताई और यह सुनकर वो तीनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिया ने हंसते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा कि मैंने कभी भी ये अध्याय की यह साइड इमेजिंग भी नहीं की थी। हाँ, वह हमेशा से शांत स्वभाव का रहा है, काफ़ी जॉयफुल नेचर का था वह, लेकिन जलन यह अनएक्सपेक्टेड थी। तभी बाहर से कुछ अजीब सी हलचल होने का एहसास हुआ और वह तीनों हैरानी से बस एक दूसरे को देखने लगी। तभी बाहर से कुछ लोग अंदर आए। वह प्रॉपर बॉडीगार्ड्स के गेटअप में थे। निष्ठा को लगा यह फिर से स्वयं है, लेकिन यहाँ पर वह गलत साबित हुई। वह अध्याय था जिसके साथ वह सब बॉडीगार्ड थे। उसके साथ बॉडीगार्ड्स को देखकर एक पल को बानी और सिया दोनों ही हैरान थी। वह जानती थी कि अध्याय कभी भी अपने साथ अपने सर्वोनेट को नहीं रखता था, लेकिन आज उनके यहाँ होने का क्या ही मतलब था। क्या कुछ ऐसा था जो उनमें से किसी को भी नहीं पता था, जो होने वाला था। निष्ठा ने अध्याय को आंखें छोटी छोटी करके घूरा और बोली, यह सब क्या चल रहा है यहाँ पर? अध्याय ने अपने सर्वोनेट को इशारा किया तो उन सब ने अपने हाथों में पड़े ढेर सारे शॉपर निष्ठा के सामने रख दी। निष्ठा हैरानी से उसे देखने लगी। अध्याय ने उन तीनों को देखते हुए कहा, इतना हैरान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज से इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी लाई चॉकलेट खाई जाएंगी। कोई ऐरा गैरा आकर आपको कुछ भी पकड़ा कर जाए, वह आपके खाने के लिए नहीं है। समझी आप तीनों? उसके यह कहते ही उसके एक सर्वोनेट ने आगे बढ़ते हुए उन तीनों के हाथ से चॉकलेट्स को छीन लिया। निष्ठा ने गुस्से से चिढ़कर कहा, बकवास मत करो, मुझे मेरी चॉकलेट को वापस करो। अध्याय ने उस लड़की को घूरते हुए कहा, जिद मत करो तानी, मैं दूसरी लेकर आया हूँ ना। खानी है तो वह खाओ। बिल्कुल नहीं, मुझे वह चॉकलेट चाहिए, अभी के अभी मुझे वापस करो। निष्ठा ने कुछ चिल्लाते हुए कहा। अध्याय उसे घूरने लगा तो निष्ठा ने उसे बराबर घूरते हुए कहा, आप चॉकलेट लाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं चॉकलेट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे मेरी चॉकलेट वापस करो। अगर आपने अभी के अभी मुझे यह सारी चॉकलेट वापस नहीं करी तो मैं मम्मी से शिकायत करूँगी। अध्याय हैरान परेशान सा अपनी बीवी को देख रहा था, जो एक चॉकलेट के पीछे उससे लड़ रही थी। अध्याय ने गुस्से से कहा, जिद मत करो निष्ठा, सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। निष्ठा ने भी चिल्लाते हुए कहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे मेरी चॉकलेट को वापस करो, वरना आपके बॉडीगार्ड की चटनी बना दूँगी। अध्याय के सर्वोनेट हैरान थे। आखिर यह चल क्या रहा था? उनके सामने उनके बॉस को कोई धमकी दे रहा था और उनके बॉस बड़े आराम से सब कुछ सहन कर रहे थे। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता था? सिया के चेहरे पर कुछ सीरियस एक्सप्रेशन थे, लेकिन इस वक्त उसने कुछ कहा ही नहीं। अध्याय ने उस बॉडीगार्ड्स के हाथ से वह चॉकलेट ली और फिर जाकर डस्टबिन पर फेंक दिया। निष्ठा मुंह फाड़े हैरानी से उसे ही देखती रही और अगले ही पल वह जोर से गला फाड़कर रोने लगी। वह रो कम और रोने की एक्टिंग ज़्यादा ही कर रही थी।
सैलवी जी ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो वह जल्दी से नीचे आई और उसके पीछे पीछे ही किशन जी भी आए। उन्होंने जब निष्ठा को देखा तो वह जल्दी से बोली, निष्ठा बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? निष्ठा ने मासूम सी शक्ल बनाकर, रुआसी सूरत बनाकर कहा, पापा, अपने बेटे को समझा लो। वह हर बार मुझ पर अपनी धौंस जमाते हैं। उन्होंने मेरी चॉकलेट को डस्टबिन में फेंक दी। अध्याय आंखें फाड़े उस लड़की को देख रहा था। वह उसके ड्रामे अच्छे से समझ रहा था, लेकिन बेचारा अपने दिल के हाथों मजबूर था। वह कितना कुछ भी कर लेता, लेकिन इस लड़की को सजा तो वह दे ही नहीं सकता था। अध्याय का गुस्सा शव पर निकल सकता था, लेकिन निष्ठा पर वह बिल्कुल भी नहीं।